नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। आम इंतखाबात फैसला कुन मरहले में है। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ 3 बचे हैं। 5वें मरहले के तहत 6 मई को वोटिंग होना है। लीडर चुनावी तशहीर में जोर शोर के साथ मसरूफ भी हैं। 50% वोटिंग मशीनों को वीवीपैट से जोड़ने की कांग्रेस और दीगर जमातों ने अर्जी दाखिल की थी। वीवीपैट मामले पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होना है। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बेरोजगारी से मुल्क के नौजवान बेहद परेशान हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार डरी हुई सरकार थी। वहीं अगर प्रियंका गांधी के बयान की बात करें तो उनका कहना है कि ये इलेक्शन बेरोजगारी के खिलाफ है। और बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दे डाला। तो नाज़रीन, इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन सरगर्मियों से आपको वाकिफ करवाते हैं। तो चलिए आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं। वीवीपैट मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। कांग्रेस और दीगर जमातों ने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें 50% वोटिंग मशीनों को वीवीपैट के साथ जोड़ने की बात कही गई थी। चलिए अब जरा आज होने वाले जो बयानात हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस सियासी लीडर ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में अवामी रैली से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि मोदी जी गलती से भी कभी बेरोजगारी या फिर लोगों के मसाइल की बात करते ही नहीं है। एक तरफ आईना टेलीप्रॉम्प्टर वाला, दूसरी तरफ टेलीप्रॉम्प्टर वाला, उसमें साफ लिखा रहता है मोदी जी उसमें आप भाषण में गलती से भी रोजगार की बात मत कर देना, नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आप गलती से भी 15 लाख की बात बोल मत देना। वो उधर कांग्रेस वालों ने 3,60,000 रुपए देने की बात करती है। आपने झूठ बोला था, 15 लाख का झूठ बोला था। वो कांग्रेस वालों ने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, सच्चाई निकाल ली है। योजना का नाम न्याय योजना, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल। तो नरेंद्र मोदी अब झिझक के बोलते हैं। मुझे अपनी लाइन में किसी ने बोला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं मिल रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आप अपने भाषण में किसानों की बात करते हैं, आप आज थोड़ी सी बात व्यापारियों की भी कीजिए। और मैं आज किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं। देखिए अभी मुझे बताया गया कि जिले में नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के कारण 12,000 छोटे बिजनेस बंद हुए। क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से, आपके घर में से पैसा निकाला। नॉर्मल इकोनॉमी चल रही, सिस्टम चल रहा, व्यापार चल रहा, दुकानें चल रही। नरेंद्र मोदी आए, कहते भैया मैं हिंदुस्तान की जनता के घर से, जेब से पैसा निकाल कर बड़े उद्योगपतियों के जेब में डालना चाहता हूं। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको लाइन में खड़ा कर दिया। आप लाइन में खड़े हुए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, पता लगा नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे दिए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने, और ये आपको समझनी होगी बात, और खासतौर से जो छोटे दुकानदार, व्यापारी लोग हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले लोग हैं, ये आपको समझनी होगी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और जनता की जेब से पैसा निकाला,
जनता के जेब में पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा। जनता ने माल खरीदना बंद किया, माल खरीदना बंद किया। नुकसान किसको हुआ? जनता को हुआ। और किसको हुआ? व्यापारियों को हुआ। आपकी दुकानें बंद हो गई। जैसे ही आपकी दुकानें बंद हुई, जैसे आपकी दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, वैसे हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा भैया फैक्ट्रियों को बंद करो। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह का ऐसा हो गया, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा, लोग के जेब में पैसा नहीं है, हम फैक्ट्री को चलाए। फैक्ट्रियां बंद हुई। फैक्ट्री में मालिक ने एक के बाद एक युवाओं को बुलाया था, भैया आप घर जाइए। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, दुकानें बंद हो गई, सबका नुकसान हो गया, अब हम फ्री में फैक्ट्री को चलाए, कोई खरीद ही नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार ढूंढते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार ढूंढते हैं। चाइना में 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार मिलता है। इसलिए हमने न्याय योजना तैयार की है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में अवामी रैली से खिताब किया और हस्ब मामूल कांग्रेस पर जमकर तनकीद भी की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार एक डरी हुई सरकार थी। 2009 और 2014 और दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी डरी हुई थी, आतंकवादियों से इतनी कांपती थी, ये सरकार में दम ही नहीं था, दम नहीं था। उन्होंने क्या किया? 2004 में और 2009 में उन्होंने कह दिया, 2009 और 2014 में, कि चुनाव है, हम चुनाव में हमारी पुलिस और सुरक्षा के बड़े काम होते हैं, इसलिए हम आईपीएल नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार भी चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नवरात्रि आया कि नहीं आया? रामनवमी आई कि नहीं आई? हनुमान जयंती आई कि नहीं आई? आने वाले दिनों में रमजान आने वाला है कि नहीं आने वाला? चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर भी आईपीएल होता है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। ये पूंछ दबा करके भाग जाने वाली सरकार में बैठे थे, ये मोदी सीना तान के जाता। आईपीएल होगा, डट करके होगा, और देखते हैं अगर आप गोली चलाओगे तो मोदी गोला चलाएगा। हमने दिखा दिया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव दोनों एक साथ मना सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत में सुरक्षा की बेहतर स्थिति कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। मसूद अजहर पर हुए फैसले पर बेखुशी बनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया? बताओ, ये दिल्ली में मेरी कैबिनेट ने निर्णय किया है क्या? ये बीजेपी की वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है क्या? कांग्रेस वालों को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अबू धाबी, यूएई मोदी को अवार्ड देता है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और रशिया मोदी को अवार्ड दे रहा है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका में बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सब देश मिलकर के मसूद को
आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उनको बड़ी परेशानी है। और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये इलेक्शन बेरोजगारी के बुहरान के हवाले से काफी अहम है। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कहना मजाकखेज है कि मैं सियासत में इसलिए दाखिल हुई हूं क्योंकि राहुल नाकाम हो गए हैं। प्रियंका ने यहां वजाहत की कि सियासत में आने का फैसला उनका अपना है। On a campaign trail with Mrs. Priyanka Gandhi, Priyanka ji, would you say this election is actually a kind of a referendum on Rahul Gandhi? Look, this election is going to be a referendum on the crisis of unemployment and the farmer distress that has been caused in the last 5 years by this government. There is extreme distress, extreme suffering, and that needs to be addressed. But suppose the Congress party doesn't do well and you lose. I'm not in the business of supposing. No, I'm in the business of raising issues which are relevant to the public, speaking about them, understanding them, and highlighting that the public must make an informed decision and vote for those who resolve their issue. But repeatedly this question is raised that you've come into politics because your brother couldn't kind of deliver. That's the criticism coming in from the BJP. That is the most ridiculous thing I have ever heard. And I think that probably they have nothing else to say. Therefore they raise these ridiculous things. Actually, It's my... Yeah. And Priyanka ji, Smriti Irani's every campaign is about the absentee the absentee MP. Look, Smriti Irani has been to Amethi all of 16 times. Each time she has spent about 4 or 5 hours in Amethi. My brother has been to Amethi more than double that time in the same time period. He stays there. He goes village to village. He listens to people. He understands their issues. He is the only one who has worked for Amethi. All the projects which were inaugurated by him and started by him have been stopped by who? By Smriti Irani and her party and her government. So if she really cared for the people of Amethi, she wouldn't have stopped the projects that were going to benefit the people of Amethi. And if push comes to shove, are you open to an alliance with an SP-BSP post-electoral results? That question you will have to ask my brother. Those decisions are taken at a national level by a group of... And he's always said, I'm not in the game of becoming the Prime Minister, but why that reluctance? What's wrong if you project him as the Prime Minister? This term, reluctant, has been pushed on my brother. My brother has never been reluctant. He has always been fully committed to his job. He has done his job responsibly and he continues to do so. And what about you? What about me? What about your reluctance? Because people say that you're also reluctant. So You opted out of Varanasi. Yeah, that's what they said. You've opted out of I'm Varanasi. secretary of the Congress party because I am reluctant. And you opted out of Varanasi because you were Just reluctant. because I made a personal decision to remain out of politics for a certain amount of time, it doesn't mean that when I decide to enter politics, I'm reluctant. I have decided consciously, with full responsibility and full understanding of what my duties as a politician are, to enter politics. And I intend to discharge them absolutely fully. There is absolutely no question of reluctance either on my part or my brother. वहीं कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट से हमारे साथी ने खास बातचीत की। 3/4 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के हो चुके हैं। कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी काफी पीछे है और दक्षिण भारत में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। जिन राज्यों में पिछली बार उन्होंने जुमले देकर वोट लिए थे वहां पर भी भारी नुकसान होगा। मेरे अपने प्रदेश में 13 सीट पे मतदान हो चुका है, 12 पे बाकी है और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है और अच्छी बढ़त मिलेगी कांग्रेस को, खासकर उन राज्यों में जहां सरकार हमने बनाई है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 3 महीने पहले चुनाव हुए थे। तो ये सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट जो है यहाँ पर हम अच्छा बहुमत लेके दिल्ली अपने सांसदों को दिल्ली भेजेंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसी हिंदी बेल्ट में लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद की हवा बह रही है। राष्ट्रवाद तो इस देश में हमेशा से है। ये राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ के सैनिकों के शौर्य बलिदान पे हम सबको हमेशा फक्र था और रहेगा। हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको वही जवाब मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। लेकिन उसकी आड़ में अपनी नाकामियों को कब तक छुपाएंगे? आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, बेरोजगारी पिछले 40 साल में सबसे हाईएस्ट पे है और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो इन मुद्दों पे जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, रिपोर्ट कार्ड देना बीजेपी की सरकार 5 साल में हमने इतना काम किया है। लेकिन जज्बाती मुद्दों को उठाकर
धर्म की बात कर मंदिर मस्जिद की बात कर जो वोटों को पोलराइज करने की जो साजिश है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके जहन में असुरक्षा है, इसलिए इन बातों को बार बार बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव आपकी सरकार के लिए क्या परीक्षा है, क्या ये चुनौती है? स्वाभाविक है, सरकार हमारी 3 महीने पहले बनी है, तो सरकार के काम को भी लोग गेज करेंगे, जज करेंगे। सिर्फ 3 महीने मिले हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने अच्छे कदम उठाए हैं, पब्लिक ने अप्रिशिएट पब्लिक ने किया है उन कामों को। लेकिन मतदान होगा और जनता जनार्दन है, जो पब्लिक का वर्डिक्ट है, जो मैंडेट है, वो सबको स्वीकार करना है। लेकिन हमने पूरी ताकत से, सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, मैं संगठन का मुखिया हूं, हम दोनों ने मिलकर पिछले कुछ महीनों में जितना हो सका जनता के बीच में काम किया। एक अच्छा कैंपेन हम चला रहे हैं और हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है जो वसुंधरा जी का मोदी जी का झगड़ा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी की सभा में नहीं आई, बड़ा चर्चा का विषय रहा और आपसे खींचतान हर टिकट बंटवारे में हुआ। हमारे यहाँ 25 के 25 हमारे यूनानिमस कैंडिडेट थे। बहुत चर्चा और अध्ययन करने के बाद हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने अपने 3-4 टिकट काट दिए, सिटिंग मंत्री को टिकट काट दिया, तो वो भी अपनी रणनीति कर रहे थे कैसे हम लोग एंटी इनकम्बेंसी से बच सकें। लेकिन पब्लिक, मैं समझता हूँ, सब देख रही है, सब जानती है। क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था अपनी सीट को, क्या सचिन पायलट के लिए भी दौसा और अजमेर प्रतिष्ठा का सवाल है कि सीट जीतेगी? देखिए, मेरे लिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए सभी सीटें समान हैं। लेकिन मैं दौसा का सांसद रह चुका हूँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ से 6-7 बार सांसद रहे, मेरी माता यहाँ से, मेरी माता जी यहाँ सांसद रही। तो जब 8 बार हम लोगों को जनता ने जिताया है, स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र को कांग्रेस की झोली में डालें, हम, ये हमारी कोशिश रहेगी और यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और दौसा लोकसभा क्षेत्र से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कैंडिडेट को हम जिता पाएंगे। जब मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा था, तब एक बड़ी वजह दी जा रही है कि युवा के बजाय अनुभवी को प्राथमिकता दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अशोक गहलोत जी का जब चयन हुआ, क्या उस अनुभव का फायदा मिलेगा? देखिए, मैं अशोक गहलोत जी अभी जवान है और मैं काफी अनुभवी हूं, तो ये बोलना गलत है। लेकिन जो निर्णय राहुल जी ने लिया, वो सब देख समझ के लिया। हमने निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष में छोड़ा था, उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का मैं भी हिस्सा हूं। हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिए हैं। 23 मई को जब नतीजे आएंगे, तो उसमें अगर जो भी सफलता मिलती है या जिससे भी होता है कि आपको नहीं मिलती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्रेडिट किसको होगा? पहली बात तो आप शुभ बोलो, सब अच्छा होगा, हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे। लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, निर्णय सारे सब साथ लेते हैं और मेहनत सबने मिलकर करी है। अच्छे परिणाम आएंगे। हमारा मिशन 25 है, उस पर हम पूरी ताकत से लगे हैं। मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बने मुझे अब लगभग 5.5 साल हो गए हैं और हर चुनौती, चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। अंतिम निर्णय जनता का है और जनता ही जनार्दन है और मतदाता को गणेश मानकर हम पूछते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। तो जो उनका वर्डिक्ट होगा उसको स्वीकार हम करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छा बहुमत लेके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आप अब क्योंकि 13 सीटों का चुनाव हो चुका है, इन 13 सीटों पे सचिन पायलट ईमानदारी से क्या कहेंगे कि कितनी सीटें आ सकती है, उम्मीद कर रहे हैं? मेरा तो, हम सबका मिशन 25 है। अब वो पेटियां बंद हो चुकी हैं, वो 23 तारीख को खुलेंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे परिणाम आएंगे और हम अपने मिशन को अकम्प्लिश करने में कामयाब रहेंगे। अब पूरा फोकस हमारा इन जो 12 बची हुई सीट्स हैं इनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और उम्मीद जाहिर तौर पर कायम है जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, दौसा, न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार की सियासत में अब ये मुद्दा गरमाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ ने जेडीयू के उम्मीदवारों के हक में एक भी रैली क्यों नहीं की। अब अपोजिशन तंज कस रहा है और एनडीए लीडर इसका जवाब कुछ अलग अंदाज में दे रहे हैं। आइए देखते हैं। कभी मोदी के साथ नीतीश कुमार का स्टेज शेयर ना करने पर सियासत होती थी। अब यूपी के वजीराला योगी आदित्यनाथ के जेडीयू के हक में एक भी रैली ना करने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अपोजिशन का कहना है कि एनडीए में अंदर ही अंदर बहुत खलफशार है और बीजेपी के कई लीडर नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि योगी ने बिहार में बीजेपी के लिए तो 3 रैलियां की, लेकिन जेडीयू के किसी उम्मीदवार के हक में तशरीह नहीं किया।
यह साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार के साथ है और पूरे देश के नेता इनके विरुद्ध में है। यहाँ इसलिए एक भी जगह योगी आदित्यनाथ इनके प्रचार में नहीं। एनडीए के अंदर में बड़े पैमाने पर जेडीयू और बीजेपी की कार्यशैली को लेकर कन्फ्लिक्ट है। जेडीयू ने अपना घोषणा पत्र नहीं दिया है। जब नरेंद्र मोदी के साथ हम नीतीश जी नहीं मिला रहे हैं तो क्या नीतीश जी यूपी के सीएम को यहाँ बुलाएंगे? अपोजिशन के तंज पर जहां बीजेपी सफाई दे रही है तो जेडीयू लीडर अपोजिशन की जबान में ही जवाब दे रहे हैं। जिस तिथि को वो मांग रहे हैं वो तिथि को उनका, चूंकि यूपी में भी हर एक फेज में चुनाव हो रहा है तो कभी कभी सामंजस्य की भी बात होती है, लेकिन जिस फेज में यूपी में चुनाव उस फेज में यहाँ भी चुनाव हो रहा है तो कई कार्यक्रम उस हिसाब से भी बनते हैं। लेकिन इसको आप उस रूप से कि भाजपा और जदयू ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा जेडीयू के लिए दर्द हो रहा है इन लोग को। योगी आदित्यनाथ प्रचार नहीं करने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहाँ प्रचार करने जाएंगे अभी आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग बताएंगे। बड़ा प्यार है योगी जी से, जाइए योगी जी के चरण में वंदना कीजिए। हमने मना किया है क्या? अब इल्जाम और जवाब इल्जाम और वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सियासत का एक पहलू ये भी है कि योगी जैसे कट्टर हिंदूवादी शबीह वाले लीडर को अपने स्टेज पर लाकर जेडीयू अपनी सेकुलर शबीह को कमजोर नहीं करना चाहेगी। वैसे सियासत में कब कौन सेकुलर बन जाए और कब कौन कम्युनल, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। 70 साल तक देश को मोदी का इंतजार करना पड़ा भाई। साथियों, जब मजबूत सरकार होती है तब भारत का पानी भारत के ही काम आए, ये प्रबंध किया जाता है। वरना कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक शासन चलाया, भारत के हक का पानी पाकिस्तान जाता रहा। हमारा बीकानेर, हमारा राजस्थान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता रहा। साथियों, जो पाकिस्तान आप सुनना चाहते हैं या मोदी मोदी करते रहेंगे? आप थक जाए तब मुझे बताना तो मैं शुरू करूं। आप थक जाए तब मुझे बताना तो मैं शुरू करूं। तो नाज़रीन, ये हैं राजस्थान के बीकानेर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। लगातार हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे। भैया, कोई संभावना नहीं है, अब मैदान छोटा पड़ गया, क्या करूं भाई। आप इजाजत देंगे उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तब तक मैं आपके दर्शन करता रहूंगा, आपके आशीर्वाद लेता रहूंगा। आप इजाजत देंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। बिहार में अजीम इत्तेहाद में शामिल न होने पर बीएसपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया, लेकिन पार्टी को
कई सीटों पर यहां उम्मीदवार ही नहीं मिले और अगर उम्मीदवार मिले भी तो उनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि रियासत में बीएसपी का वजूद है क्या। खास रिपोर्ट। बिहार में अजीम इत्तेहाद में शामिल नहीं हो पाई बीएसपी की राह मुश्किलों से भर गई है। लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव के पहले मधुबनी, मधेपुरा और मोतिहारी से इनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं बेगूसराय से बीएसपी के उम्मीदवार की उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई। बिहार में पार्टी की इस हालत पर बीएसपी सदर मायावती ने बिहार के पार्टी इंचार्ज से जवाब मांगा है। करोड़ों में इन्होंने अपना सौदा किया और अपने जमीर को, अपने आप को इन्होंने बेचने का काम किया। विरोधियों के इशारे पर रणनीति के तहत इन्होंने हमारी सीट को वैकेंट करने का काम किया, खाली करने का काम किया। हमारे पास उम्मीदवार थे, अच्छे लड़ने वाले थे, इन लोगों ने धूर्तता किया है समाज के साथ, क्षेत्र के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ और माननीय बहन जी जो इतनी बड़ी लीडर है उनके साथ धोखा करने का काम किया। इधर बिहार में बीएसपी की हालत पर अपोजिशन ने तंज भी कसा है। प्रत्याशी कहां से मिलेगा भाई? कौन जाएगा उस दल में? जो दल देश हित में नहीं हो उस दल में कोई जनता कैसे जा सकती है? राजनीतिक प्रतिबद्धता उसी दल के साथ होती है जहां पे आपकी विचारधारा मिलती है। कोई भी विचारधारा जो देश हित के खिलाफ हो वो विचारधारा कभी चलेगी ही नहीं इस देश में। बहुजन समाज पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इस बात को साफ जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश में ये लोग मिलजुल के अखिलेश यादव के साथ अपनी राजनीति की दुकान खड़ी करने में लगे हैं, लेकिन सराउंडिंग स्टेट्स में ही इनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। स्वाभाविक है कि वो बिना कार्यकर्ता, बिना नेता की पार्टी है, बना लिया है, तो इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को चुनाव में लड़ने के बजाय कांग्रेस गठबंधन का साथ देना चाहिए। एक तो बिहार में बीएसपी का कोई खास असर नहीं है, वहीं उम्मीदवारों के पीछे हटने से पार्टी के कारकुनान का जोश भी कम हो गया है। ऐसे में बिहार में बीएसपी के वजूद पर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मंदसौर में नाम वापसी के बाद अब 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मंदसौर लोकसभा सीट पर नाम वापसी के बाद कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। अब अहम मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन और बीजेपी के सुधीर गुप्ता के बीच होगा। इसके अलावा बीएसपी, शिवसेना समेत कुल 13 उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। रतलाम में कुल 8 असेंबली हलकों के 17 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के पास जीत के अपने दावे हैं, वहीं आजाद उम्मीदवारों को भी जीत की उम्मीद है। जरा डायरी कलम निकाल लें विपक्ष, ऐसे बोलने से नहीं होता, कागज पर कर लें। और सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, रेल से रेल मिलवा लें, सड़क से सड़क मिलवा लें, सिंचाई से सिंचाई मिलवा लें और पर्यटन से पर्यटन मिलवा लें, सीआरपीएफ और अफीम के पट्टों से अफीम मिलवा लें। मुद्दों पर बात करो, 5 साल बनाम 5 साल, खुलकर बोलो। हमारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आदरणीय राहुल जी ने न्याय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ गरीब परिवारों को साल के 72,000 रुपए न्याय योजना में देने की बात की है, उनके महिला सदस्यों के खाते में देने की बात की है और गरीबी पर निर्णायक युद्ध का आह्वान किया है। हमें उस पर पूरा विश्वास है। और किसानों को दाम मिले ताकि हम कर्ज माफ़ी से कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ें, नौजवानों को काम मिले ताकि हमारे युवा शक्ति का हम सही उपयोग देश के लिए करें और महिलाओं को सम्मान मिले। 3.5 लाख वोट पे मेरा फोकस है और मैं उसके अलावा जो मेरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो सैबोटेज रहेगा, भितरघात का जो अच्छा नतीजा रहेगा, बहुत ही कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मंदसौर में खवातीन का झुकाव चाहे जिस तरफ हो, लेकिन लोगों का मानना है कि चुनाव में मकामी मुद्दों के बजाय कौमी मुद्दे हावी रहेंगे। 13 उम्मीदवार में से सबसे बेस्ट उम्मीदवार मुझे मीनाक्षी जी लगती है, क्योंकि वो महिला है और मैं एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते उनको अधिक से अधिक सपोर्ट करूंगी, क्योंकि पिछले 5 साल उनके काम हमने देखा है। ईमानदार है, सुसंस्कारी है और महिलाओं की पूरी तरह से सम्मान करती है। फिलहाल हवा का रुख किस तरफ होगा ये तय करना मुश्किल है, लेकिन तशहीरी मुहिम जोरों पर है और फैसला अवाम को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी ने एक मुतनाज़ बयान दे डाला। वरुण गांधी ने अपनी वालदा के लिए तशहीर कर रहे सुल्तानपुर के अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार को लेकर मुतनाज़ बयान दिया। वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक से ही डरा जाता है, वो भगवान है। भगवान से डरा जाता है। इस धरती पे कोई माता लाल आपका कुछ नहीं कर सकता। अपने पाप से, अपने गुनाहों से आदमी को डरना चाहिए। ये किसी बोनू या टोनू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं संजय गांधी का लड़का हूं। मैं इन लोगों से अपने जूते खुलवाता हूं, ठीक है? मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आदमी झारखंड से खबर है, जहां के सरायकेला में बीजेपी के दफ्तर को धमाके से उड़ा दिया गया। देर रात असलहे से लैस सादे लिबास में 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जाए हादसे से नक्सलियों की तरफ से एक पर्चा भी बरामद किया गया। हमले के पीछे नक्सलियों के हाथ होने का शक जाहिर किया गया है। लगभग वही 12:15 में अचानक बहुत जोरदार धमाका हुआ। अगल बगल के लोग जो है सूचना दी कि ऐसे बात है, यहाँ पर माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है उड़ा दिया गया है। अंदर में 4 लोग थे, उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि उनको आए थे और सामान उमान दिखा के हथियार के बल पे उन लोगों को बाहर किया गया और बम लगा के उड़ा दिया गया। मुमताज सियासी रहनुमा और साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने जमहूरी मुल्क में मुस्लिम क़यादत को सियासी पार्टियों के जरिए नजरअंदाज किए जाने को मुल्क की सेहत के लिए जहर करार दिया है। अजीज कुरैशी का मानना है कि एक मंसूबाबंद साजिश के तहत न सिर्फ मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम वोटिंग को लेकर भी गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसको फौरी बंद किया जाना चाहिए। मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात और मौजूदा सियासी तनाजुर में पेश है साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की खास बातचीत। जमहूरी मुल्क में इंतखाबात को जमहूरियत के जश्न के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट्री इंतखाबात जारी हैं, 4 मरहलों के इंतखाब हो चुके हैं, 3 मरहलों के इंतखाबात होना बाकी है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो मीडिया के हवालों से बार बार उछल के आ रही है कि मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। और उसके साथ दूसरी भी बातें आ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ सियासतदान साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, अजीज साहब, ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में लोग कम निकल रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? क्या मायूसी है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा है, मतलब प्रचार एक तरह का, ताकि इसका काउंटर इफेक्टिव उसका हो और जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें ये थोड़ा मॉरल बूस्टिंग उनकी हो कि मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा वोट आते हैं, वो नहीं आ रहे, इसलिए इनके हारने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कि मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम की जहाँ जहाँ वोटिंग हुई है बहुत भरपूर हुई है, मतलब बहुत लोग इरादे से, हिम्मत से, ताकत से, दिलचस्पी से आगे आए हैं, वोट दिया है उन्होंने आके। तो ये बात सही नहीं है मेरे ख्याल में। ये बात सही नहीं, लेकिन इसके साथ रमज़ान में अभी जो है, क्योंकि अब जो 3 फेज़ है रमज़ान में वोटिंग होगी, भोपाल की बात करें, इंदौर के दूसरे जगहों पर जो है, मध्य प्रदेश की जहाँ पर रमज़ान में वोटिंग है, उसको लेकर जो है लोगों की अपील भी आ रही है। रमज़ान वोटिंग को लेकर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, रमज़ान का जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, जो असली मुसलमान है, उसको तो फ़र्क पड़ता नहीं है कोई। मुझे तो मुसलमान जो है उनके लिए रमज़ान मैटर करता है कि ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आज मुझे अच्छी बात लगी है कि जहाँ ख्याल आया कि सुबह फरी के बाद वोटिंग शुरू हो जाए, ताकि लोगों को शिकायत भी दूर हो जाए, मतलब और आसानी से वोट दे सकें आके। मेरे ख्याल में अगर ये अमल कर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ा यकीनी तौर पर जो है एक राहत मिलेगी और सुबह सुबह जो है वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ा भी गया। तो यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई स्टेट का भी जो है इलेक्शन के दौरान जो है दौरा किया है, कहीं पर जो है हिंदुत्व की बात हो रही है, कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, कहीं फौजियों की बात हो रही है। तो इसमें हम जो है आपको हिंदुस्तान कहाँ नजर आ रहा है, और वो जो सेकुलर क़यादत जिसमें आप लोग जो उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा, वो कहाँ नजर आ रही है? देखिए, मोदी जी की बरकत है इस मुल्क के लिए कि ना बात है रोज़गार की, न तरक्की की, ना किए गए कामों की, न 55 महीने और 55 साल के उनका जो फ़र्क बताया करते थे। अब तो खाली जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का खौफ, पुलवामा, बालाकोट और फौजियों ने जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, जो कुछ किया है,
उसके नाम पर वोट मांगे जाएं। शहीदों के, मैंने फिर कहता हूं कि वो शहीदों की चिताओं की राख से अपने माथे पर राज तिलक करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की जनता नहीं करने देगी। एक तरफ आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां तक मुझे मालूम है आप राजनाथ सिंह की बड़ी तारीफ करते हैं, क्या वजह है? देखिए, राजनाथ सिंह जी ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके लिए वर्ड नोबेल यूज किया सकता है, मतलब ये नोबेल पॉलिटिशियन। मैं जानता हूँ बहुत दिन से उनको, जब वो मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, मैं मंत्री था मध्य प्रदेश में, मेरी उनसे मुलाकात है। अच्छा, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरी परवरिश मदरसे में शुरू हुई, तालीम मेरी, और जब वो सीएम हुए तो मुझे याद है मौलवी साहब जो उनके उस्ताद थे उनको बुलाया गया था बाकायदा लखनऊ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो मौजूदा वक्त में जो हम देख रहे हैं कि यूपीए जो है जिस तरह से शुरू हुआ था कि बड़े इत्तेहाद की बात हो रही थी, इत्तेहाद नजर नहीं आया। और मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले दिनों जो है वो मायावती ने भी जो है धमकी दे दी। तो आपको लग रहा है तो क्या इलेक्शन के बाद भी इस तरह से कुछ होगा और ऐसे में राहुल गांधी अपना किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, राहुल जी के को कोई माने या न माने, एक क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि ऑनरेबल मोदी जी के खिलाफ जो माहौल बनाया मुल्क में, इसका सोल क्रेडिट राहुल गांधी को है, मतलब ये। और राहुल गांधी में सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होना चाहिए। एक तो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी ट्रेनिंग, उनका ख़ानदान, उनकी विरासत बहुत बड़ा सरमाया है उनके लिए आके ये। तो राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, एकदम मुल्क का बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उसको आके। मतलब वो जो हैं, मतलब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान की डेस्टिनी है, ही लाइट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मौजूदा हालात में कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते हों कि वो नहीं बने, तो उनको कोई एक मिनट को नहीं सोचेंगे वो कि हट जाएं उस रास्ते से आके और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें, इसलिए कि मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का सेकुलरिज्म, मुल्क का सोशलिज्म, मुल्क की हिंदू मुस्लिम एकता, मुल्क की गंगा तहजीब, ये बाकी रहेगा। और इसके लिए अहम सवाल है, आप जो मुस्लिम की जो है माइनॉरिटीज की बात की, इत्तेहाद की बात की, लेकिन हमें देखिए तमाम चीज़ों में मुस्लिम लीडरशिप जो है सारी पार्टियों की देखिए सबने नज़रअंदाज किया है। ये आपकी शिकायत बिल्कुल सही है, मतलब, और मुझे कहने में कोई डर नहीं है, मतलब कोई झिझक नहीं है, मैं कहता हूँ। और ये समझते हैं कि मुस्लिम जो हैं ये मजबूर हैं यहाँ के, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो गुलाम है, बंदवा मजदूर हैं, कहाँ जाएंगे, मतलब ये। और फिरका परस्ती का हुआ आरएसएस का और बीजेपी का हुआ, तो उसके डर से वोट देंगे आके ये गलत अप्रोच है। मुझे आज ही लड़के कुछ गए थे लखनऊ काम करने के लिए, अमेठी एक टीम गई थी, मतलब यंग एडवोकेट की टीम है आके, वो मुस्लिम लड़के हैं, वो गए थे काम करने के लिए। तो आज मेरे पास टेलीफोन उनका आया कि साहब मुसलमान इतना मायूस यहाँ पे है, इतना मतलब ये यानी नाराज इस बात से कि उनकी परवाही नहीं करता कोई आगे। मतलब जो लोग दस्तोबाजू बने हुए हैं राहुल जी के, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, जो उनके काम जो करने वाले हैं, वो मुसलमानों का समझते हैं कि अरे ये तो रद्दी का माल है, हमारा इस्तेमाल नहीं है, इसको आगे आइए। ये अप्रोच ठीक नहीं है, मतलब ये, वरना ये इसके खिलाफ अगर ये चलती रही तो बगावत पैदा होगी और मुसलमान मजबूर होकर एक दिन वोट खिलाफ करना शुरू कर देगा। बाकी इस पूरी अप्रोच को ख़त्म होना चाहिए, इस पूरी अप्रोच के खिलाफ बगावत होना चाहिए, इस पूरी अप्रोच के खिलाफ मुस्लिम लीडर हमारे जो हैं आगे, जिन्हें अपनी कुर्सियों की फिक्र है आगे, वो अपनी कुर्सियों की फिक्र छोड़ दें और लड़ना शुरू। मैं तो लड़ता हूँ, तब ये मुझे परवाह नहीं है, मुझे बनाया नहीं बनाया कि ये। आपका कहना है कि जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, इसमें सियासी पार्टियों को भी अपने नज़रिए पर गौर करने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ उन्हें इत्तेदाल पसंद सियासतदानों की जब बात करें तो उन्होंने जहाँ पर राजनाथ सिंह की बात की, किस तरह के नज़रियात के हामी लोगों को जो है प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में जो है सही मानों में जो सेकुलरिज्म जो है वो जिंदा रख सके। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है ये भी बात की कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्हें हिंदुस्तान में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है और उनको हिंदुस्तान का मुस्तकबिल राहुल गांधी में नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। दिल्ली पर जीत हासिल करने के लिए तमाम बड़ी सियासी पार्टियां जी जान से मेहनत कर रही हैं। हमारी साथी रचना ने बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से खास बातचीत की है। क्रिकेट से और वर्ल्ड कप जिताने वाले गौतम गंभीर क्रिकेटर से अब राजनेता बन चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौतम, क्रिकेट से पॉलिटिक्स किस तरीके का डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, बहुत चैलेंजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज आप लोगों के बीच में उतरे हो। इससे पहले आप ऐसे स्पेस में रहते थे जिसमें आप सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकते थे। अब आप लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो।
तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग और एक्साइटिंग भी है। गौतम, मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में आने के पीछे 2 लोगों का अहम रोल है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो ऐसे कौन से 2 लोग थे जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर किया? देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री, बिकॉज इस देश को एक ऐसे लीडर, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर और लीडरशिप की ज़रूरत थी जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में दिखाया कि कितने स्ट्रॉन्ग लीडर, कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, चाहे वो उनके इनिशिएटिव्स हों, स्वच्छ भारत हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। जिस तरीके से उनका विजन है इस देश को एक सुपर पावर बनाने का, डेवलपमेंट के बारे में अगर आप डेवलपमेंट की बात करें कि वो उनके पास एक विजन है कि वो इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और दूसरे, अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली के सीएम, बिकॉज जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में सिर्फ ब्लेम, और मैंने उससे पहले मेरा कोई मकसद था राजनीति में आने का, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे प्रोमिसेस करते हो जो आप अचीव नहीं करते हो, लोगों को इमोशनल बना के उनसे वोट लेते हो, वो मुझे लगता है कि सबसे नीची राजनीति है। क्योंकि आप शायद कई बार आप प्रोमिसेस करते हो वो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलोगे ना, वो सबसे ख़राब राजनीति है। बिकॉज वो खुद जानते हैं कि दिल्ली ना पेरिस बन सकती है ना लंदन बन सकती है। दिल्ली को अगर वो दिल्ली बनाने की कोशिश करते जो हम बनाएंगे वो बेहतर होता। आपने बात की ब्लेम की अरविंद केजरीवाल की, तो आम आदमी पार्टी की आतिशी आपके सामने खड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कई तरीके के ब्लेम लगाए। 2 वोटर आईडी कार्ड की बात की, उन्होंने कहा कि आप डिबेट से भाग रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 2 वोटर आईडी का मुद्दा है, ये इलेक्शन कमीशन के सामने है। उन्होंने तो मेरे अगेंस्ट FIR भी फाइल करी थी जो रिजेक्ट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने है। जहाँ तक कि डिबेट की बात है, देखिए, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता अपनी ज़िंदगी में, ना कभी किसी चीज़ से डरूंगा। मैंने तो ओपन चैलेंज दी है, और ओपन चैलेंज वो भी रैली में दी है, और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को दिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए। क्योंकि वायदे तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने किए थे ना सत्ता हासिल करने के लिए। उनको मैंने बोला है कि आपने 4.5 साल लिए राजनीति में, तो गौतम, आप केजरीवाल के साथ डिबेट करने के लिए, और आप सुनिए, मैंने उनको बोला रैली से कि आपने 4.5 साल लिए, आप 4.5 साल पुराने हैं, मैं 4.5 दिन पुराना हूँ। आप मुझे अपने 4.5 साल के सिर्फ आधा समय दे दीजिए, और वक्त भी आप डिसाइड करो, जगह भी आप डिसाइड करो, लेकिन उस डिबेट की एक शर्त होगी। वो शर्त ये होगी, ना तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि वो जो पीछे से गोलियां चलाने वाली राजनीति ना मैंने सीखी है, ना मैं उस प्रोफेशन से आया हूँ। मैंने आमने सामने की लड़ाई करी है, और ना ही वो 1-on-1 किसी रूम में बैठ के इंटरव्यू के थ्रू होगी। जगह आप डिसाइड करिए, वक्त आप डिसाइड करिए, मुझे सिर्फ आधा समय दे दीजिए जितना समय आपने राजनीति में लिया है। लेकिन उसकी शर्त ये कि हम ओपन में लोगों के बीच में डिबेट करेंगे, और जहाँ पर आप बोलेंगे, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो रामलीला मैदान हो, बॉल उनके कोर्ट में। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करिए, अगर वो नहीं करना चाहते वो उनकी मर्जी है। लेकिन आतिशी बार बार ये भी कह रही हैं कि आपकी पैराशूट लैंडिंग वहाँ पर हुई, ईस्ट दिल्ली के बारे में जितना क्रिकेट के बारे में आपको पता है, ईस्ट दिल्ली के बारे में आप उतना नहीं जानते। मैम, अगर आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत साफ है ना, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप अगर जानते भी थे, आप तो 4.5 साल से दिल्ली को जानते हैं, क्या आपने दिल्ली को बनाया। अब आपको स्टेटहुड का मुद्दा मिल गया, उसके पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4.5 साल में जो चीज़ आप नहीं समझ पाए, अगर आपकी जिसकी नीयत साफ होगी ना, उसको 4.5 साल नहीं लगेंगे ये मुद्दे समझने में, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है और देश को बेहतर बनाना है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाना है। तो आप किसी इशू के पीछे छुपेंगे नहीं। तो आप मुझे नहीं देखें। ईस्ट दिल्ली को लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोचा है कि क्या आगे करेंगे? देखिए, सबसे पहले विजन ये है कि आप ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, शायद सबसे क्लीन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं। वहाँ पर एक गाजीपुर लैंडफिल है, उसके बारे में आप सोचिए। पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाइए, साफ पानी दीजिए बच्चों को, साफ हवा के लिए काम करिए। ब्लेम ना करिए हरियाणा को, पंजाब को कि इसकी वजह से पोल्यूशन है, ना आप साफ पानी दे पाएँ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ईस्ट दिल्ली को पेरिस बना देंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है, लंदन बना देंगे। हम ईस्ट दिल्ली को ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रह सके। वाईफाई हम लगाएंगे, CCTV कैमरा, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। तो जो बेसिक इशूज़ हैं उनके बारे में काम करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गौतम गंभीर, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से इस बार अपनी जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली के ही चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि मैदान में उनके सामने कोई दमदार उम्मीदवार है ही नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन से न्यूज़ 18 ने भी खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? आपके सामने आम आदमी पार्टी है और आपके सामने कांग्रेस के JP अग्रवाल है। देखो, ऐसा है, 1 महीना तो हो गया मुझे सुबह से रात तक घूमते हुए, मुझे तो अभी तक मुकाबला कहीं दिखाई नहीं दिया है। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है और कौन सा सवाल आप पूछ रहे हो? आपका सवाल ही गलत है।
हमें चौकीदार की नहीं सेवादार की जरूरत है। ऐसा कांग्रेस क्या कहती है हमें पता नहीं, हम तो देश के चौकीदार हैं। हमें जो है 125 साल पुरानी कांग्रेस जो अब भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है, ना तो उस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना हमें आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा ना कि ये जो पार्टियां हैं इनकी सारी राजनीति झूठ, लोगों को गुमराह करना, बरगलाना, लेकिन अब वो समय बीत गया है, इसलिए अब आप किसी को झूठी मूठी बातें करके बहका नहीं सकते। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका कहना है कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा और पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी। कैमरा पर्सन आपू पाठक के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से नाराज है और खासकर मगरबी बंगाल में चुनाव सही तरीके से न करवाए जाने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। हमारी साथी रंजीता झा ने कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी से इस सिलसिले में खास बातचीत की है, तो आप देखिए बातचीत। मुझे इजाजत दें, आदाब। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, अभी आप चुनाव आयोग गए थे, क्या शिकायत आपकी थी, क्या बात आपने चुनाव आयोग के सामने रखी? चुनाव आयोग के सामने मैं ये बात रखा कि जिस चुनाव आयोग को हम लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव कराने की एक काबिल संस्था है, प्रतिष्ठान है, हमारे संवैधानिक प्रतिष्ठान, जिनकी जुबान पे हम भरोसा रखते हैं और इनकी जुबान से ये निकला था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इनकी ये जो वादा निभाने में जो ऑफिसर को भेजा गया वो पूरी फेल्यूर है और ये चुनाव आयोग का जो वादा हुआ पूरा नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ा दुखद की बात है। बड़ा दुखद की बात इसलिए है कि चुनाव आयोग की वादे पे भरोसा करके मैंने वहाँ के हमारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, आम वोटर को, बंगाल के आम वोटर को बड़े दावे के साथ ये कहा था कि आप निश्चित रहो, भयभीत मुक्त होकर आप चुनाव में भाग लो, चुनाव में हिस्सा लो, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारे जिम्मा लिए हैं। फिर भी हम देखा चुनाव भयभीत से मुक्त नहीं हुआ। सिर्फ मेरा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, मेरा क्षेत्र की अगर बात करें, तो मैं वहाँ के जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर मिस्टर विवेक दुबे, आप अचरज होंगे, बात करने की हजारों कोशिश के बावजूद वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए मैं कहा कि हम कहाँ अभी आ गए कि जिस पुलिस ऑब्जर्वर को भेजा जाता है वो अगर बात नहीं करना चाहते तो किसको मदद करना चाहते हैं? वो सरकार की मदद किए हैं, बंगाल की सरकार को, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत चुनाव हुई थी वो पंचायत चुनाव में लूट और दहशतगर्द फैला गया था, कोई लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाए और उस दिन वहाँ के एसपी और डीएम इसका अगुवाई किया था। वो एसपी डीएम अभी भी अपना चेयर पे मौजूद है। तो कैसे चुनाव होगा, कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? हमारा टाउन बहरमपुर टाउन में जहाँ कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक, वहाँ 97 बूथ, सुबह हमने खबर मिला कि 97 बूथ में कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। ये बेकार बात हो रहा है यहाँ कि 100% सेंट्रल फोर्सेस तैनात हुआ है, नहीं हुआ। 100% सेंट्रल फोर्स नहीं तैनात हुआ और वो भी जहाँ तैनात हुआ उसमें भी गड़बड़ी है। बीएसएफ वालों ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन सीआरपीएफ वालों ने मेरा डिस्ट्रिक्ट का जब तक सवाल है, सीआरपीएफ वालों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको मैं सराहना जरूर करूंगा। जो काम नहीं किया उसका सराहना नहीं करूंगा। तो आपने अपनी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग के